नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। चलो, हम देख रहे हैं कि कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र के अंतर्गत ये होता है, सबसे पहले तो जीव द्रव्य या कोशिका की वृद्धि होती है। कोशिका में डीएनए जीनोम का द्विगुणन होता है। ठीक है साहब। मातृ कोशिका में पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। आनुवंशिक नियंत्रित प्रक्रिया है कोशिका चक्र। आनुवंशिक नियंत्रित प्रक्रिया है। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। कोशिकांग डीएनए जीनोम का द्विगुणन भी होता है और जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जीव और कोशिका चक्र। जीव की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन है कि मनुष्य में 24 घंटे या 1 घंटे, 1 से 2 घंटे में सेल विभाजन करती है, बाकी में सेल ग्रोथ करती है। तो ये याद रखना है। ईस्ट में 90 मिनट और इकोलाई में 20 मिनट। ये अपनी कहाँ दे रखा है, ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले उधर चैप्टर में दे रखे मॉलिकुलर बायोलॉजी में। इकोलाई 20 मिनट में कोशिका विभाजन करते हैं। हाँ, यहाँ से आप याद रख लीजिए ये कि G1 S G2 ये सभी फेज हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, अपन बोलेंगे कि 5 से 10% में केवल कोशिका विभाजन होता है। 5 से 10% में ही कोशिका विभाजन होता है। ठीक है। कोशिका ये चक्र याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इंटरफेस अंतरावस्था होती है 95%, मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा। ऑप्शन है जाए 95% से ज़्यादा, 95% से कम, 95%, तो 95% से ज़्यादा। एनसीईआरटी बोलती है मोर देन 95%। ठीक है। तो 95% से ज़्यादा ही क्लिक करना है आपको। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। तो कोशिका चक्र का सही क्रम है G1 S G2। ठीक है। तो G1 ये सबसे बड़ी स्टेज होती है, फिर S इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 और M मेटाफेज ये सबसे छोटी स्टेज होती है। अंतराल अवस्था इसे इंटरफेज बोलते हैं। सबसे बड़ी उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था है। हेट्रोक्रोमेटिन ही दिखाई देते हैं। फिर केंद्रक का अध्ययन कर सकते हैं, इसमें हेट्रोक्रोमेटिन दिखाई देते हैं। तैयारी की अवस्था है, विश्राम अवस्था बोला गया था, पहले रेस्टिंग फेस बोला गया था, लेकिन ये तैयारी की अवस्था होती है। फिर अपन अगर बात करते हैं तो अपन जाते हैं G1 अवस्था, जिसे गैफ 1 अवस्था, ग्रोथ 1 अवस्था बोलते हैं। M और S के मध्य G1 M, G1 S G2 M। तो M और S के मध्य अपने आप हो गई। कोशिका विभाजन का निर्णय होता है यहाँ। ठीक है। कोशिका द्रव्य व कोशिकांगों का निर्माण, कोशिका द्रव्य की वृद्धि, प्रोटीन प्लस आरएनए, डीएनए निर्माण हेतु आवश्यक प्रोटीन एवं एंजाइम। ठीक है। ये सब परिवर्ती अवस्था बोलते हैं। इसमें देखो सर्वाधिक होती है ये चीज, कोशिका द्रव्य कोशिकांगों का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है, जीवन अवस्था में सर्वाधिक। ठीक है। तीव्र विभाजन होता है छोटी सेल्स में, तीव्र विभाजन होता है, और धीमे विभाजन होता है बड़ी सेल्स में, इसीलिए इसे परिवर्ती अवस्था बोलते हैं। ठीक है। तीव्र विभाजन में छोटी होती है और धीमे विभाजन में बड़ी होती है, परिवर्ती अवस्था बोलते हैं। अब G0 अवस्था, शांत अवस्था बोलते हैं इसे। ठीक है। क्विसेंट। ठीक है, क्विसेंट। अब देखो जीवन के मध्य में उपस्थित होती है, जीवन के मध्य में उपस्थित, जीवन के पश्चात नहीं। G1 S G2, तो S से पहले जीवन, तो जीवन से निकलने के बाद तो जीवन के मध्य बोल सकते हैं इसको। कोशिका चक्र के बाहर, कोशिका चक्र से बाहर होती है, विभाजन निलंबित होता है, सस्पेंडेड होता है, उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजन नहीं करती। उपापचय रूप से सक्रिय लेकिन विभाजन नहीं करती। अगर अपन देखते हैं G1, तो देखो दोस्तों, जीवन में विभाजन कर लेती है, विविधित डिफरेंसेस G0 में चली गई, विभाजन नहीं करती है। ठीक है। फिर ये G0 में स्थायी कोशिका होती है, जैसे तंत्रिका सेल, हृदय सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है। लेकिन अस्थायी होती है तो किडनी व यकृत की कुछ सेल्स क्या होती है, अस्थायी G0 में चल जाते हैं, जो G0 से निकलकर फिर ये विभाजन कर लेती हैं, उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं। तभी तो अगर विभाजन की आवश्यकता पड़ी तो कर लेते हैं। लेकिन पूछ ले कि G0 में स्थायी सेल कौन कौन सी है, तो तंत्रिका, हृदय, एपिडर्मल सेल। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं सिंथेसिस फेज, एस फेज पे। ठीक है। G1 में G2 के मध्य पाई जाती है, G1 S G2, तो G2 और G1 के मध्य पाई जाती है। ऐसा अवस्था में प्रवेश करने पर कोशिका निश्चित रूप से ही विभाजित होगी। तो निर्णय कहाँ हो गया, G1 में हो गया निर्णय। तो इसीलिए तो निर्णायक फेज बोल रहे हैं जीवन को, बोल रहे हैं ना, जीवन को निर्णायक फेज। तो अगर एस में कर दी तो कोशिका निश्चित रूप से ही विभाजन होगी। ठीक है। पूछ सकता है कि किस फेज में, यह पता चल जाएगा कि कोशिका को विभाजन करना ही होगा। तो एस सिंथेसिस फेज से लिख रही है ना, एस अवस्था में प्रवेश करने के बाद कोशिका निश्चित रूप से विभाजित होगी। केंद्रक के डीएनए का द्विगुणन,
लेट एस अवस्था में, ठीक है। केंद्रक के डीएनए का द्विगुणन लेट एस अवस्था में होता है। अगुणित सेल सी से 2C बन जाती है, द्विगुणित सेल 2C से 4C बन जाती है। यानी केंद्रक का द्विगुणन होता है, क्रोमेटिड का द्विगुणन, क्रोमेटिड का भी द्विगुणन होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो पूछ सकता है कि क्रोमेटिड का व केंद्रक का द्विगुणन होता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्रोमेटिड है और अपन चलते हैं, क्रोमेटिड ये था 2N, ये 4C और 4N हो गए, ठीक है। वही केंद्रकीय कोशिकीय डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट का डीएनए का द्विगुणन किसी भी अवस्था में हो सकता है। वही केंद्रकीय, अरे भैया अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में अर्धस्वायत्त अंग, इनमें खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम पड़े थे ना, खुद का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड छोटा। वहाँ एनसीईआरटी में पॉइंट देख लेना, वहाँ छोटा लिख रहा है, अपने एक वीडियो भी डाली नहीं अभी, उसमें छोटा लिख रहा है, हमने पढ़ा था वो, ये छोटा होता है। तो ये बोल रहा है कि जो कोशिकीय डीएनए पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसका द्विगुणन किसी भी अवस्था में हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स अवस्था नहीं है। सेंट्रोमियर का द्विगुणन कोशिका द्रव्य में होता है, सेंट्रल तारक काय का द्विगुणन कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि केंद्रक का द्विगुणन क्या होता है, डीएनए में, ठीक है। डीए मतलब केंद्र का द्विगुणन होता है और तारक काय का कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। स्टोन प्रोटीन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और काइनेटोकोर पाए जाते हैं, इसमें बिखरी हुई अभिरंजित फॉर्म में पाई जाती है, बिखरी हुई फॉर्म में पाया जाता है गुणसूत्र। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाती है G2 अवस्था, जिसे ग्रोथ 2 या गैप 2 अवस्था बोलते हैं। M व S के बीच कहाँ पाई जाती है भैया, G1S G2, G1S G2M। तो M व S के बीच क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, G2 अवस्था। विभाजन की वास्तविक तैयारी की अवस्था, अब यहाँ वास्तविक तैयारी का, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आने वाला है, विभाजन अवस्था, माइटोक्रिस आने वाली है। इसमें गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कोशिकांगों का निर्माण पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भैया कोशिकांगों का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिकांगों का निर्माण। लेकिन सर्वाधिक अब अपन ने क्या पढ़ी थी, या तो कोशिकांगों का निर्माण हो रहा है, ये सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कहाँ होता है, तो ये तो G2 में, ठीक है। आरएनए प्लस ट्यूबुलिन प्रोटीन ये मिलकर सूक्ष्म नलिका बनाते हैं, ये तर्कु तंतु भी बनाते हैं, सूक्ष्म नलिका और तर्कु तंतु, ठीक है। लेकिन अपन ने यहाँ तो ये कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि सर्वाधिक निर्माण, ये सर्वाधिक वाला, इस सर्वाधिक कोशिकाओं का निर्माण पूछे, कोशिकाओं का निर्माण सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, तो ये होता है जीवन अवस्था में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इनका निर्माण पूछ लें, ये गोल्जी बॉडी, तो इसका निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, G2 फेस में होता है। इसका निर्माण कैसे फेस में होता है दोस्तों, G2 अवस्था में होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, है ना। और अब आ जाते हैं अपन किस में आएंगे अपन, वो एक सेकंड रुकिए जी। अपन पढ़ते हैं कि ये जीवन, ये थोड़ा ग्राफ है बट ग्राफिकल क्वेश्चन बनाएगा तो बना सकता है, ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि 25 में फिजिक्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये जैसे 2C होती है तो जीवन अवस्था में, लेकिन सिंथेसिस फेज में ये क्या हो जाती है, 4C हो जाती है। G2 अवस्था में भी 4C होती है और M फेज में वास्तव में फिर से 2C आ जाती है। तो ठीक है, ये इस ग्राफ को तो आप समझ ही लोगे, इस ग्राफ में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ग्राफ को समझ लेना। किस अवस्था में केवल 4C डीएनए होगा, किस अवस्था में केवल 4C, तो क्या लेट एस, क्योंकि एस में शुरुआती एस में नहीं, लेट एस में, लेट एस G2 में भी चलेगा, ठीक है। पी खाएं, पी में भी चलेगा और एम में भी चलेगा, लेकिन लेट एम नहीं बोला, और लेट एम में तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो एम में भी चलेगा 4C, ठीक है। तो लेट एस G2 P और एम में, ओके। एम के खत्म होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन, पहले केंद्र का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद 2C रह जाएगा। फिर जीवाणु में डीएनए का द्विगुणन द्विविखंडन से पहले, द्विविखंडन से ठीक पहले होता है, इम्पोर्टेंट लाइन है, द्विविखंडन से पहले होता है जीवाणु में डीएनए का द्विगुणन, द्विविखंडन से पहले होता है, ठीक है दोस्तों। और जीवाणु में इंटरफेस अनुपस्थित हुई है, अंतरावस्था अनुपस्थित हुई है। विदलन या क्लीवेज की बात कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि विदलन या क्लीवेज में G1 G2 अनुपस्थित, विदलन या क्लीवेज में, ये अपन रिप्रोडक्शन वुमन में पढ़ते हैं कि इसमें G1 G2 अनुपस्थित हुई है, उसमें S और M पाई जाती हैं। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में एम फेज एब्सेंट, ठीक है।
तो अपन देखें गुणसूत्र 2n ही थे, क्रोमेटिड देखें 2n 4n हो गए। फिर ए और टी उस ग्राफ के माध्यम से चल रहे हैं, उस ग्राफ के माध्यम से चल रहे हैं। ए और टी का मतलब है ए और टी यहाँ तक, पी और एम ये है, पी और एम तक चलेंगे। ए और टी का मतलब है ये वाला, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि DNA 2C होता है, 2C होता है, 4C लेट एस फेज से स्टार्ट होता है, एस तक चलता है, G2 तक चलता है और एम तक भी चलता है। बस लास्ट एम में केंद्र का विभाजन, पहले केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद फिर 2C रह जाता है, ठीक है। अब अपन जाते हैं ड्रोसोफिला फल मक्खी की G1 अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, DNA की मात्रा 5 पिकोग्राम है। तो G2 अवस्था में गुणसूत्र व क्रोमेटिड, तो देखो दोस्तों 2n बराबर 8 है, लेकिन देख लो क्या ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में एम फेज एब्सेंट है, एम फेज एब्सेंट है। तो ये क्या पूछे, तो G1 एस सिंथेसिस हुआ, 8 DNA की मात्रा पहले तो नहीं करो, 5 पिकोग्राम हो गए, 16 पिकोग्राम, उस 5 की जगह 10, ठीक है। और ये क्या हो गया 16, ये 8 क्या ड्रोसोफिला G1 अवस्था में गुणसूत्र 2n, तो गुणसूत्र तो 8 ही रहेंगे, लेकिन DNA की मात्रा और क्रोमेटिड दोगुने हो जाएंगे। सही बात है, क्रोमेटिड और DNA की मात्रा दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन कोशिका नियंत्रण देख रहे हैं, सेल रेगुलेशन। तो ये कुछ एंजाइम से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी थे बाहर है, मेरे हिसाब में तो ये नीट 26 में नहीं आएगा, बट आप अगर देखना चाहें तो देख लेना कि ये साइक्लिन ये बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक सेकंड, इसमें मेरे को तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता दोस्तों। देखो इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता देता, बस आपको एक चीज़ याद रखें तो रख लेना कि जीवन इस चेक पॉइंट होते हैं, मतलब चेक पॉइंट होते हैं जो चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेल में क्या प्रॉब्लम है, बट आप इसको मेरे सामने तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन समसूत्रण विभाजन में जाते हैं। स्टोर्सबर्गर ने पादपों में, फ्लेमिंग ने जंतुओं में नाम दिया, इसे माइटोसिस बोलते हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, समय तुल्यकारी विभाजन इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं दोस्तों। पादपों में n/2n कोशिकाओं में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी में दे रखा है। पादपों में तो n या 2n दोनों कोशिका मिलते हैं, जंतुओं में समानते 2n कोशिका में, कायक सेल में, और अब बात है ड्रोन नर मधुमक्खी तीवन सामाजिक कीट में भी, ठीक है दोस्तों। अब अपन जाते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोसिस को ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसमें केंद्रक विभाजन, जो अप्रत्यक्ष विभाजन है, और कोशिका द्रव्य विभाजन है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में केंद्र विभाजन, उसके बाद कोशिका खांच, कोशिका पट्ट विधि, 2 विधियों के द्वारा होता है, जो कि आपको पता है पादपों में क्या है, और पादपों में पाई जाती कोशिका पट्ट विधि और जंतु पाई जाती कोशिका खांच विधि, ठीक है दोस्तों। अब हम कल यहाँ से केंद्रक विभाजन की सब स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।